तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर बायो स्टडी। कैसे हो आप सब? बढ़िया रहे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे, मजे में होगे। तो चलो आज हम देखेंगे अपनी क्लास 10 फुटप्रिंट बुक का चैप्टर 5 जो कि है भोली। तो यार ये चैप्टर ना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, ये चैप्टर एक इंडियन स्टोरी है। मतलब इसमें एक इंडियन राइटर द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपको वो मटिल्डा, लुटकिन, चुबुको ऐसे नाम नहीं मिलेंगे। इसमें आपको अपने वो देसी नाम सुलेखा, चंपा, रामलाल, बिशंबर आदि ऐसे नाम आपको इसमें देखने मिलेंगे। ठीक। और दूसरी खासियत इस स्टोरी की है कि इसमें ना बहुत सारे रियल लाइफ में कुछ बातें जो हम सुनते हैं देखते हैं अबाउट गर्ल एजुकेशन, डाउरी एंड सो मोर, उन मुद्दों को हाईलाइट किया है जिन्हें समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ठीक। और तीसरी खासियत यह है कि इसमें ना हमें पता चलेगा कैसे जो एजुकेशन है वो एक पर्सन की लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है, कैसे वो एक टिमिड पर्सन को एक कॉन्फिडेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और कैसे वो हमें सही के आगे झुकना और गलत को हो रहे को रोकना सिखाए। तो बस गाइस हम यही सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो गाइस बस इस रेड बटन पर क्लिक करो, क्योंकि हम इस 29 मिनट की क्वालिटेड वीडियो में देखेंगे पहले चैप्टर का ओवरव्यू, देन फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, और इतने नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर भी। तो गाइस पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको पूरा चैप्टर याद रखने में मदद करेगा। और गाइस इतने में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इस चैप्टर में ये सब करने के बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो देखो इस स्टोरी में एक बच्ची जिसका नाम है सुलेखा, जो कि चौथी लड़की अपने पिता रामलाल की, और इसके अलावा उसकी 3 बहन और 3 भाई हैं। तो यार होता यह है कि जब वो सिर्फ 10 महीने की होती है ना, तो वो सोते हुए बेड से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट आ जाती है और उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, जिससे वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। बैकवर्ड चाइल्ड बोले तो मतलब ऐसे बच्चे जो है समझदार नहीं होते, बुद्धू से बच्चे हम कहें। तो इससे जो है ना उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे भोली भोली कह के बुलाते हैं, और तब से उसका नाम पड़ जाता है भोली। ठीक है, और जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। और हाँ, उसके साथ एक घटना और होती है, जब वो 2 साल की होती है ना, तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, मतलब जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स हो जाते हैं, मतलब काले धब्बे हो जाते हैं। और इतने नहीं बल्कि वो जो है ना वो बोलते हुए हकलाती है। ठीक है, तो ये सब उसकी मतलब कमियां हैं, और इन्हीं कमियों की वजह से उसके जो पिता है ना रामलाल, वो उसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई उससे शादी कौन करेगा। मतलब ना तो वो देखने में खूबसूरत है और ना जो मतलब वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो इसी सब चिंता में रहते हैं। और फिर जब वो 7 साल की होती है ना, तो उसके गांव में ना एक स्कूल खुला होता है, जिसके उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए हुए होते हैं। वो रामलाल से कहते हैं कि भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, जिससे गांव के और भी लोग जो है वो प्रेरित होकर मतलब अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। और फिर रामलाल और उसकी वाइफ जो है ना, उसका मानना होता है कि अगर वो अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, मतलब ये उनका ऐसा मानना होता है। और फिर वो जो है सोचते हैं कि क्या करें, मतलब वो तहसीलदार साहब की बात को टाल तो नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा चलो भोली को भेज देते हैं, भोली के वैसे चांस कम है। तो अब भोली जो है वो स्कूल जाती है, वो वहाँ पे मतलब बहुत मतलब नज़ारे देखती बच्चे, मतलब उसी उम्र के बच्चे वहाँ पे हैं, और वो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, और वो दीवारों पे देखती है, मतलब अलग अलग पिक्चर लगी हुई है ना। और फिर जो उसकी टीचर उससे नाम पूछती है तो वो हकलाती है, मतलब भो 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 करती है, तो इस पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और निराश हो जाती है। लेकिन जो भोली की टीचर है ना, ये बहुत ही काइंड लेडी है। वो उससे कहती है देखो तुम अपनी सभी कमियों को दूर कर सकते हो अगर तुम आज से रोज स्कूल आना शुरू कर दो। तो भोली मतलब रोज स्कूल जाना शुरू कर देती है, और फिर इस स्टोरी जो है हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, मतलब इसमें कुछ साल बीत जाते हैं। और फिर जो है ना एक दिन रामलाल और उसकी वाइफ ना वो भोली की शादी की बात कर रहे होते हैं, कि मतलब एक दिसंबर नाम का आदमी है, उसका प्रस्ताव आया होता है भोली से शादी करने का। और लेकिन ये जो आदमी है ना, ये भोली से बहुत ज़्यादा उम्र का होता है, और इसकी जो है ना ये दूसरी शादी होती है, उसकी जो फर्स्ट वाइफ होती है उससे भी मतलब उससे कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो उसके माता पिता है वो तैयार हो जाते हैं भोली की उससे शादी करने के लिए। और फिर वो मतलब तय कर देते हैं भोली की शादी दिसंबर से, और दिसंबर बड़े धूमधाम से अपनी बारात लेते हुए आता है। और फिर जब इनकी जैसी जयमाला हो रही होती है ना, उसी समय कोई लेडी भोली का जो घूंघट है उसे नीचे कर देती, जिससे दिसंबर जो है ना भोली का जो है बस थोड़ा चेहरा देख लेता है। और अब वो रामलाल से जो है वो शर्त रखता है कि आप मुझे 5,000 रुपये दोगे तभी मैं इससे शादी करूंगा। ठीक है, और भाई रामलाल जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके उसे जो है वो 5,000 रुपये दे देता है। फिर रामलाल जो है तैयार हो जाता है शादी के लिए। लेकिन क्या इसके बावजूद भी शादी हो पाएगी, या ये कहानी एक अलग मोड़ लेगी, या कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ? तो चलो ये तो मैं अभी आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही ट्विस्ट इस कहानी की जान है। तो चलो गाइस, ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आई होप आपके माइंड में एक आउटलाइन बन गई होगी इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो चलो अब अपने देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी प्यारी सिंसियरिटी से। तो यार देखो हमारे चैप्टर का नाम है भोली। ठीक है, इसमें एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सुलेखा। ठीक है, तो देखो इसे सब बच्चों में भोली भोली कह के बुलाते हैं। और ये जो बच्ची होती है ना, ये अपनी चौथी लड़की होती है अपने पिता रामलाल की। ठीक है, जो कि एक नंबरदार होते हैं। नंबरदार मतलब गाँव के छोटे मोटे जमींदारों से पैसे इकट्ठा करके सरकार को देते वो। ठीक, अब देखो ये जब 10 महीने की होती है ना, तो ये बेड से गिर जाती है,
और जिसकी वजह से इसके दिमाग में ना कुछ चोट आ जाती है, जिसकी वजह से एक पिछड़ी बच्ची रह जाती है, ठीक है। और इसलिए इसे सब भोली भोली कह के बुलाते हैं। अब ये ना मतलब बचपन में तो ये देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन जब ये 2 साल की होती है ना तो इसे ना चिकन पॉक्स हो जाती है। चिकन पॉक्स ये स्मॉल पॉक्स आपका है, मतलब जो चेचक के जो धब्बे होते हैं वो हो जाते हैं इससे, ठीक है। और मतलब इसकी पूरी बॉडी जो है वो काले धब्बों से भर जाती है, मतलब खाली इसके जो आंखें वो बच जाती हैं, ठीक है। और फिर होता क्या है, जब ये 5 साल की होती है ना तो ये सही से बोल भी नहीं पाती, और जब भी बोलना चालू भी कर देती है तो ये अटक अटक के बोलती है, ठीक है। जिससे ना यार बाकी के जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऐसे भिड़ जाओ या किसी से कुछ ना बोलो। तो यार भोली ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज करा, वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना उसके पिता जो रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे, मतलब पूरे एक कबड्डी की टीम के बराबर। उनमें 4 लड़के और 3 लड़के थे। जो 3 लड़के होते हैं उन्हें तो वो बाहर भेज देता पढ़ाई के लिए, जाओ पढ़ाई करो, कॉलेज करो, अंदर पैसा कमाओ, ठीक है। बाकी जो 4 लड़के थे उनकी शादी की चिंता उसे थी, और जिसमें सबसे बड़ी वाली थी जिसका नाम था राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। जो दूसरी थी उसका नाम था मंगला, उसकी शादी मतलब तय हो चुकी थी। और जो तीसरी थी चंपा, उसकी से इतनी ज़्यादा चिंता थी नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ तो सुंदर थी इसलिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे मुश्किल जो कार्य था वो ये था कि भोली की शादी करना। मतलब भोली देखने में ना सुंदर थी ना बुद्धिमान थी इसलिए, ठीक है। और फिर भोली ना तब सिर्फ 7 साल की होती है जब उसकी बहन मंगला की शादी होती है, ठीक है। और उसी साल ना गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला होता है, जिसको ओपनिंग के लिए तहसीलदार साहब आए हुए होते हैं, ठीक है। वो रामलाल से कहते हैं, देखो रामलाल, तुम्हें एज अ रेवेन्यू ऑफिसर और गांव का रिप्रेजेंटेटिव होने के खातिर तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। तुम्हें अपनी बच्चों को जो है ना वो इस स्कूल में भेजना होगा, ठीक है, जिससे तुमसे प्रेरित होकर बाकी के गाँव वाले भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। फिर रामलाल इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। हाँ जी, सुनते हो, आज तहसीलदार साहब आए थे, कह रहे थे अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेज दो। आज पागल हो गए हो क्या? अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तहसीलदार साहब की बात ना मान सकूं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं। हाँ जी, मेरी बात मानो तो भोली को भेज दो। जैसे उसकी स्थिति है, उसकी शादी होने का आसार बेहद कम है। तो अब एक काम करो, वो अध्यापिका को उसकी चिंता करने दो। और फिर देखो रामलाल ना अगले दिन भोली को स्कूल लेके जाता है। और भोली देखो यहाँ पे वो कभी स्कूल गई नहीं होती, वो यहाँ पे थोड़ा डर जाती है। वो सोचती है कि मतलब उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वो सोचती है जैसा अभी कुछ दिन पहले जो उसकी गाँव अच्छा मैंने काव और गाय को मिक्स कर दिया, मतलब जैसे उसकी काव लक्ष्मी को भी कुछ दिन पहले घर से बाहर ले जाया गया था और उसे बेच दिया गया था। वो सोचती है कि मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं। और फिर वो कहने लगती है ना ना नो 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 नो, मतलब उसके पिता कहते हैं अरे तुम क्या हुआ, तुम ऐसे मूर्खों की तरह बोल रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ। और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है आज इसे अच्छे कपड़े पहना दो, वरना बाकी स्कूल के टीचर और बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यार देखो वैसे ना भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं दिए जाते थे, मतलब जो उसके बहनों के कपड़े होते थे वही उस पर पास ऑन होते थे। लेकिन इस बार वो खुश नसीब थी कि उसे नए कपड़े मिले, और जो है उसे नीला धुला के मतलब उसके बालों में तेल भी डाला गया है ना। और फिर जो वो सोच लेती है कि शायद वो किसी अच्छी जगह जा रही है, किसी ऐसी जगह जहाँ शायद उसे घर से मतलब ज़्यादा अच्छा उसके साथ जो है व्यवहार हो। और फिर रामलाल उसे स्कूल लेके जाता है और वो टीचर को मतलब उसे छोड़ देता है टीचर के पास, ठीक है। और वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे कमरे हैं स्कूल में, और जो है सभी कमरों में मतलब बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी स्लेटों पे जो है वो मतलब लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब स्लेट का मतलब तुम जानते होगे ना, छोटा सा ब्लैक बोर्ड टाइप जो होता है यार, वही है ना। तो अब देखो फिर ना वो उसके टीचर से कहती है भोली जाओ एक कोने में जाकर बैठ जाओ बेटा। यार देखो वैसे भोली को पता नहीं होता स्कूल के होते हैं, लेकिन वो वहां पे अपनी उम्र के बच्चों को देख के खुश होने लगती है। वो सोचती है कि शायद इनमें से उसका दोस्त बन जाए। और उसकी टीचर जो उस समय मतलब क्लास में कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आता। वो इधर उधर देखती है कि दीवारों पर पिक्चर लगी हुई है, और जो है जैसे घोड़े की पिक्चर है, बिल्कुल ऐसा घोड़ा है जैसे तहसीलदार साहब अपने घोड़े पे आए थे। और वो देखती है वहाँ पे जो है गोट की पिक्चर है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ऐसे उसके पड़ोस में है। और ऐसे वो पैरट की देखती है, और देन में देखती है काऊ की पिक्चर है, मतलब एक गाय की पिक्चर है, जैसे उसकी गाय लक्ष्मी थी बिल्कुल ऐसी वो लग रही थी। तो मतलब सॉर्ट ऑफ वो सभी चीज़ों वहाँ पे जितनी भी चाहिए थी उनका कंपैरिजन करती है उन पिक्चरों का। और फिर वो जो है मतलब उसकी टीचर जो उसका नाम पूछती है कि बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो कहती है भो भो भो, मतलब वो अपना नाम नहीं ले पाती, वो हकलाती है ना, इसलिए। यार फिर वो रोने लगती है, सब वो देखती है सब बच्चे उस पर हंस रहे हैं, तो वो चुपचाप जो है वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और रोने लगती है, ठीक है। अब वो पूरे दिन मतलब रोते रोते उससे हो जाता है। और फिर जब छुट्टी की बैल होती है तो सब बच्चे भाग जाते हैं घर पे, लेकिन भोली आई वहीं बैठी और सिसक रही है। अरे यार फिर उसके टीचर उसके पास आती है, वो कहती भोली बेटा क्या हुआ, चलो चलो उठ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह उठो, अपना पूरा नाम बताओ। अब यार भोली यहाँ पे थोड़ा डर जाती है। वो सोचती कि अगर वो फिर से अपना नाम लेने जाएगी वो फिर से अटक जाएगी। वो सोचती यार नहीं, शायद ये मेरा मजाक न हो रहा है, क्योंकि ये मतलब कभी भी किसी ने उससे इतने अच्छे से बात नहीं की होती। तो वो कोशिश करती है भो भो भो। उसकी टीचर कहती बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, ऐसी, और अपना पूरा नाम लो चलो। फिर वो कहती भो 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 भोली, फाइनली अपना पूरा नाम ले लेती है। उसकी टीचर कहती शाबाश बेटा, अब देखो तुम अपने मन से ना ये डर निकाल दो कि तुम नहीं बोल सकती, तुम सबकी तरह बोल सकती हो। फिर मतलब मानो भोली पूछ रही हो रियली,
उसकी टीचर कहती हाँ बेटा तुम सबकी तरह बोल सकती हो, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा, तुम आओगी ना। भोली ऐसे करके अपनी गर्दन हिलाती है, लेकिन वो उसकी टीचर कहती नहीं चलो जोड़ सके वो कहती या यस, मतलब वो यस पे सब बोल देती। फिर उसके टीचर ने उसे एक बुक देती है, उसमें अलग अलग जानवरों की पिक्चर होती है। वो कहती है देखो मैं तुम्हें इस महीने बुक दे रही हूँ, अगले महीने में तुम्हें उससे बड़ी बुक दूंगी, और फिर तुम गांव में सबसे ज्यादा शिक्षित हो जाओगी और लोग तुम्हें अच्छे से सुनेंगे, तुम हकलाओगी भी नहीं। चलो अब घर जाओ और कल सुबह आना। अब यार भोली को ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की घंटी बजने लगी हो, जैसे पेड़ पर नए फूल खिल गए हो, मतलब जैसे किसी ने उसके उदास मन में एक इच्छा जगा दी हो, किसी ने उसके टूटे आत्मविश्वास में एक जान फूंक दी हो। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें सुन के, और फिर वो रोज स्कूल जाना शुरू कर देती है। तो यार ऐसे करके कई सारे साल बीत जाते हैं। वो गांव भी जो है मतलब एक टाउन में बदल चुका होता, एक प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल में बदल चुका होता, एक सिनेमा घर खुल जाता है और जो मालगाड़ी है वो भी स्टेशन पर आकर रुकने लगती है। तो अब ना एक रात मतलब खाना वाना खाने के बाद जो रामलाल है वो अपनी पत्नी से कहता है आज जी फिर क्या कहती हो, हम दिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। वो उसकी पत्नी कहती हाँ देखो ऐसा बड़ पाकर हमारी भोली सौभाग्यशाली होगी, अरे जिसकी अपनी दुकान है, अपना मकान है, बैंक में हजारों रुपए हैं, और सबसे बड़ी बात जिसकी कोई मांग भी नहीं है, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना वह जवान नहीं है, वह लगभग मेरी उम्र का है, वह लंगड़ाता भी है, और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफी बड़े हैं। आज तो क्या हुआ, 45-50 साल कोई बड़ी उम्र थोड़ी ना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात यह है कि वह दूसरे गांव का है, उसे भोली की कम बुद्धि और उसके धप्पों के बारे में नहीं पता। और देखो जी अगर हम उसका अब प्रस्ताव नहीं मानेंगे तो भोली सारी उम्र कुमारी रह जाएगी। हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे डर है कि भोली क्या कहेगी। आज वो क्या कहेगी, वह तो मूर्ख है, वह तो गुंगी गाय है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। यार भोली ने सारी बातें आकर मिलेटू को सुननी होती है ना। फिर मतलब भोली की शादी तय कर दी जाती है, और फिर वो जो दिसंबर बड़ा धूमधाम से अपनी बारात लेते हुए आता अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और मतलब जो पीछे पीछे बारात चलती है आगे आगे वो बैंड बाजे वाले जो अपनी ट्यून बजाती हैं वो बजाते हैं, ठीक है। और मतलब उसका जो घोड़ा होता है वो भी बड़ा सजा हुआ होता है, और रामलाल ने बड़ा खुश होता है ये सब देख के। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि जो उसकी चौथी लड़की है मतलब भोली, उसकी शादी कभी इतनी शानो शौकात से होगी, और उसकी बहन भी मतलब उसकी शादी में आई हुई होती है, वो भी मतलब जलती है कि भाई हमारी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। और फिर भाई शुभ मुहूर्त आता है, पंडित जी कहते हैं चलिए दुल्हन को बुलाया जाए, स्वाहा। और फिर हमारे भोली अच्छे लाल कपड़ों में खूबसूरत कपड़ों में आती है, और वो जाके पवित्र अग्नि के पास बैठ जाती है। अब फिर दिसंबर का दोस्त उससे कहता है चलो दुल्हन को माला पहनाओ। और फिर दिसंबर गेंदे के फूल की माला को उठाता है, और वो जैसे पहनाने जा रहा होता है ना, वैसे ही एक औरत जो है भोली का घूंघट जो है नीचे कर देती है, ठीक है। और दिसंबर तेजी से उसका चेहरा देख लेता है, और देखता है कि उसका चेहरा इतना बदसूरत है, उसके चेहरे पे इतने दाग, है ना। फिर जो है दिसंबर का दोस्त कहता है तुम भी तो कौन से जवान हो, है ना। और फिर नहीं, दिसंबर कहता है नहीं मुझे अगर इससे शादी करनी तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। और रामलाल उसके पास जाता है और अपनी पगड़ी अपनी इज्जत उसके पैरों में रख देता है। वो कहता है कृपया मेरी ऐसी बेइज्जती ना करो, है ना। और फिर जो वो कहता है नहीं मुझे 5,000 रुपए दो वरना हम वापस चले, और रखो अपनी लड़की को अपने पास। फिर रामलाल कहता है कृपया थोड़ा विचार करो, यदि तुम चले गए तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। और वो कहता है तो चलो 5,000 रुपए निकालो। और फिर रामलाल रोता हुआ अंदर जाता है, अपनी तिजोरी खोलता है, नोट गिन के जो है वो उसके दिसंबर के पैरों में रख देता है। और यार फिर दिसंबर के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ जाती है मानो उन्होंने कोई जुआ खेलो और वो जीत गया। वो कहता है लाओ भाई मुझे माला लाओ मैं पहनाऊं। और फिर भोली का घूंघट जो है दोबारा से एक बार नीचे सड़कता, लेकिन इस बार भोली की आंखें नीचे नहीं थी, वो सीधा अपने होने वाले पति की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। लेकिन हाँ वो ना तो गुस्सा थी ना नफरत थी उसे, वो देख रही थी कि ये इंसान क्या कर रहा है ना। और फिर वो जैसे ही उसे माला पहना रहा होता है दिसंबर, वैसे भोली एकदम हाथ मारती है, वो माला सीधा अग्नि में जाके गिर जाती है और वो भस्म हो जाती है, ठीक है। और फिर वो कहती पिताजी मुझे इससे शादी नहीं करनी, आप अपने पैसे वापस ले जाओ। और यार आप मतलब फाइनली यहाँ पे भोली बोली, है ना। तो यहाँ पे जो सब लोग यहाँ पे स्तब्ध रह जाते हैं कि भोली इतना साफ कैसे बोल सकती है, उसकी मदर उसके सिस्टर उसके भाई और जितने भी रिलेटिव वो सुन के मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि भोली बिना हकलाए जो है वो साफ साफ बोल रही है। अब यार देखो बुक में ये इमेज दी है, इसमें देखो हम कुछ देखते हैं तो देखो मैं आपको बता दूं इसमें जहां तक है ये भोली है, ठीक है। और ये जो दिसंबर है ना, ये सब पता चल गया है। अब देखो ये जो इतने भोली ने जो वो फेंकी थी माला वो ये है, ठीक है। और देखो मुझे लगता है कि ये जो औरत है ना ये वही है जिसने भोली का घूंघट जो है नीचे करा है, ठीक है। और ये जो आदमी वो जो है रामलाल हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये इमेज दिए से थोड़ा हम देख सकते हैं। देखो एक माला यहाँ पे ही पड़ी है, भोली के हाथ वाली होगी, ठीक है। और ये जो दिसंबर से पहना रहा होगा ये वो वाली माला होगी, ठीक है। तो चलो ये इमेज थी, इससे आपने जान लिया है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें हमें क्या दिया है।
और फिर वहां पे खड़े जितने भी लोग हैं वो कहते हैं देखो कितनी बेशरम कितनी बदसूरत लड़की है। और फिर रामलाल भोली पे चिल्ला उठा, वो कहता है भोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमें अपमानित करना चाहते हो, जरा हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। फिर भोली कहती है पिताजी आपकी इज्जत के खातिर तो मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अब मैं इस नीच लालची से शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। अब देखो वहां पे एक औरत खड़ी होती है, वो कहती है देखो कितनी बेशरम लड़की है, हमने सोचा था ये तो सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली इस पे कहती है हाँ चाची तुम तो ये सोचते हो ना कि मैं गूंगी गाय हूँ और इसलिए तो तुम मुझे इस निर्दय प्राणी के हवाले करना चाहती हो, लेकिन अब मैं गूंगी गाय नहीं हूँ, अब मैं हकलाती भी नहीं हूँ, बताओ मैं और बोलूँ। अब देखो वहां से दिसंबर तो अपनी बारात लेके जो है वो चला जाता है और रामलाल मतलब ऐसा खड़ा होता है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वो दुख और शर्म के कारण जो है वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर धीरे धीरे जो पवित्र अग्नि है वो भी बुझ जाती है, ठीक है। और फिर रामलाल जो है भोले की तरफ मुड़ता है और कहता है भोली अब बेटा तेरा क्या होगा, तुझसे शादी कौन करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे। और फिर जो सुलेखा, अब देखो एंड में सुलेखा नाम क्यों दिया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और फिर वो कहती है पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूंगी और जिस विद्यालय से मैंने इतना कुछ सीखा है मैं उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है ना मैम। अब देखो उसकी मैम मतलब उसकी टीचर जो है वो वहीं पर खड़ी होती है और वो पूरा नाटक देखती है और मानो वो मतलब हंसते हुए कहती है हाँ भोली बिल्कुल, और मानो उसकी आंखों में ऐसी संतुष्टि हो जैसे एक आर्टिस्ट को अपना मास्टरपीस बनाने के बाद होती है, जैसे मुझे आपको चैप्टर समझाते हुए हो रही है ना। तो कुछ इस टाइप की वो टीचर कहती है कि हाँ भोली बिल्कुल जो तुम मतलब जो तुमने यहाँ पे करा अभी वो तुमने बिल्कुल ठीक करा, ठीक है। गाइस इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अब देखो मैंने कहा था सुलेखा इसमें यहाँ पे क्यों दिया है, तो देखो भोली हमने पूरे चैप्टर में देखा बेसिकली उसका नाम तो सुलेखा ही था, लेकिन जो है उससे उसके बैकवर्ड माइंड के लिए जो है लोग उसे भोली भोली कह के जो है बुलाते थे, इसलिए पूरी स्टोरी में हमने भोली देखा। लेकिन हमने एंड में देखा कि वो उनने कितने साहस से जो है अपने लिए स्टैंड लिया है ना, इसलिए जो है वो अब सीज नो मोर भोली है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो सुलेखा नाम दिया। और गाइस ये स्टोरी जो हमारी लिखी है वो लिखी है के.एस. अब्बास ने, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा इसका पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आया हो। तो गाइस ये था इस चैप्टर में बेहतरीन चैप्टर, उम्मीद है आप सभी को मजा आएगा और समझ आएगा पूरा चैप्टर। लेकिन हाँ सुनो, देखो अभी तो चैप्टर पढ़ लिया, ताली बजा दी, मजा आ गया, लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इनफ नहीं है। और देखो अभी तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तो याद है, लेकिन अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में एक फ्लो में से याद करना तो उसके लिए जरूरी है कि आप जानो इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिससे आप चैप्टर तो याद रख पाओगे प्लस आप एग्जाम में रेलिवेंट आंसर्स भी लिख पाओगे। तो चलो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, और हाँ इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा एग्जाम वाले दिन पढ़ के जाना। तो देखिएगा इस ये है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट। तो देखो पहला पॉइंट हमारा सामने आता है भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। तो देखो ये बात आपको याद रखनी है, भोली सबसे छोटी थी, ठीक है, मतलब उसकी 3 बहनें और थी, उसमें जो है सबसे बड़ा जो है वो राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मंगला में उसकी शादी तब हुई थी जब भोली 7 साल की थी। देन उसके बाद चंपा और देन उसके बाद भोली, मतलब भोली 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, ठीक है। और देखो इस हमें याद रखना है कि जब भोली मतलब 10 महीने की हुई ना तो वो जो है बेड से गिर गई, जिसकी वजह से ना उसके दिमाग में जो चोट लगी और जो वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, ठीक है। और जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो मतलब अच्छी नहीं दिखती थी, मतलब वो जो है उसके पूरे चेहरे पे पोक मार्क्स हो गए थे, ठीक है। और जब वो 5 साल तक मतलब जो है वो बोल भी नहीं पाती थी, और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो वो स्टैमर करती थी, मतलब वो हकलाती थी, ठीक है। और देखो फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो है उनके ना गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, ठीक है। और उसकी ओपनिंग के लिए जब तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने जो है भोली के फादर मतलब रामलाल से उन्होंने कहा कि तुम जो अपनी डॉटर्स को मतलब तुम अपनी जो है लड़कियों को तुम स्कूल भेजो, ठीक है। और दो देन वो ऐसा करके जो है वो भोली को भेज देते हैं, ठीक है। और ऐसा करके जब भोली स्कूल जाती है वो देखती है कि वहाँ पे उसकी एज के काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है। और देन उसके टीचर उससे नाम पूछती है, क्योंकि वो हकलाती है, वो साफ साफ नहीं बोल पाती, सब बच्चे उस पर हंसते हैं। लेकिन उसकी जो कैसी टीचर है ना बहुत ही मतलब काइंड लेडी है, वो उसे एंकरेज करती है कि भोली तुम मतलब सबकी तरफ बोल सकती हो, बस तुम अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है, तुम जो है वो रोज स्कूल आओ। तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैसे एक इम्पैक्ट पड़ता है टीचर का एक स्टूडेंट की लाइफ पे, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब हमारे सामने 6 पॉइंट आता है। तो देखो यहाँ पे ना कहानी थोड़ी बढ़ जाती है, और देखो अब यहाँ पे भोली के लिए ना एक मैरिज प्रपोजल आता है बिशंबर नाम के आदमी का, ठीक है। और जो उसके पेरेंट्स हैं भोली के वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और देन उनकी मतलब शादी होती है, वो शादी तय हो जाती है। और देन उसका जो बिशंबर है वो अपनी बैंड बाजे के साथ बारात बारात लेके आता है, ठीक है। और गाइस इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है उसमें हमें ये दिया है कि देखो बिशंबर ने जब जैसे उसे माला पहना रहा होता है वो देखता है उसका चेहरा, वो देखता है कि इतना बदसूरत, इतना मतलब उसके चेहरे पे इतने पोक मार्क्स, तो वो जो उसके फादर से डिमांड करता है, या हम कहें तो वो उससे जो है वो दहेज मांगता है उसके फादर से कि आप मुझे 5,000 रुपये दो वरना मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तो गाइस जैसे तैसे उसके जो फादर हैं भोली के वो पैसे इकट्ठे करते हैं और उसे देते हैं।
और मानो फिर वो ऐसा खुश होता है जैसे उन्होंने कोई जुआ खेला हो, है ना। और ये सब देख के भोली जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब भोली ने इतना तो सहन कर लिया कि चलो वो उससे शादी करी और देखो दिसंबर की यहाँ पे कुछ कमियां हैं वो हमने देखी है ना। तो देखो इस सब के बावजूद जो भोली तैयार हो जाती है सिर्फ अपने फादर की इज्जत के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। और वो मतलब जो वो कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी। और गाइस ऐसा करके ये स्टोरी जो पूरी खत्म होती है। तो गाइस चलिए ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो चलो और भी हो गया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, की पॉइंट देख लिए, अब क्या बचा। तो यार बचे हैं अभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखो मैं ना आपका चैप्टर पूरा पक्का करवा के ही मानूंगा। तो चलो देखते हैं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू द स्कूल, मतलब भोली किस अनयूजुअल रीजन की वजह से जो है स्कूल भेजी जाती है। तो गाइस में पता है कि भोली मतलब देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है और वो लैक ऑफ सेंस भी है। तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसकी शादी होने के चांस बेहद कम है। तो उनका मानना भी होता है कि मतलब अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा, मतलब ऐसा उसकी मदर कहती है ना। तो इसलिए एक रीजन ये भी है कि उसे स्कूल भेजा जाता है, और एक रीजन ये भी है कि उसके फादर से ना तहसीलदार साहब ने कहा था कि आप अपनी बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। तो उनका मान रखने के लिए जो भोली के फादर हैं वो उसे स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 आपके सामने आता है, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू अनइक्वल मैच एंड व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, मतलब कि भोली ने पहले इस मैच की मतलब जो उस दिसंबर से शादी करने के लिए पहले वो तैयार क्यों हो गई, वो बाद में उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दी मैरिज, और ये उसके बारे में क्या बताता है। तो मैं पता है कि भोली ने पहले अपने फादर की इज्जत के लिए और जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो मतलब एक ट्रेडिशनल जो चलता है कि एक जो गर्ल है वो अपने पेरेंट्स को जो पूरा डिसीजन देती है कि आप मेरे लिए जो है वो मतलब मेरा जो हस्बैंड वो तय करें हैं, ठीक है। और भोली भी सेम ये प्रैक्टिस फॉलो करती है और वो सोचते कि उसके पेरेंट्स ने जो उसके लिए सही मतलब सही इंसान ही चुना होगा। और देन मतलब भोली जो है जब वो देखती है कि उसके फादर को दिसंबर जो इतना ह्यूमिलेट कर रहा है, वो 500 रुपये कितना रूडली उनसे मांग रहा है और गाँव वालों के सामने उसे बेइज्जत कर रहा है, तो ये सब भोली से सहन नहीं होता, इसलिए जो है वो बाद में रिजेक्ट कर देती मैरिज। और ये हमें बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती है और मतलब उसमें कितना करेज आ चुका है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ उसके बारे में हमें पता चला यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलिए आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो गाइस हमें पता है कि भोली के टीचर ने कितना बड़ा रोल प्ले करा है उसकी लाइफ में, मतलब वो जो आज इतनी कॉन्फिडेंट हो पाई है ना भोली, वो सिर्फ अपने टीचर की वजह से। उसकी टीचर वो पहली इंसान थी जिसने उसे कॉन्फिडेंट दिया कि तुम किसी की तरह भी बोल सकती हो, मतलब तुम साफ बोल सकती हो और तुम भी मतलब जो है सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटेड गर्ल तुम अपने गाँव में कहलाओगी अगर तुम रोज स्कूल आओगी। तो उसने उसे इंकरेज करा पढ़ाई के लिए और उसने उसे इंकरेज करा मतलब उसकी जो उसकी हैबिट्स मतलब जो हम कह सकते हैं उससे बोलने के लिए। तो काफ़ी चीज़ों में उसकी टीचर ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। और गाइस एंड में हम देखते भी हैं कि कैसा है जो उसकी टीचर है वो मतलब जब भोली कहती है कि मैंने जो करा भी वो सही करा ना मैम, तो उसकी टीचर कैसे वो देखती है कि उन्होंने कैसे एक मास्टरपीस बनाया। तो इससे पता चलता है कि उसकी टीचर ने उसके पीछे काफ़ी मेहनत करी है। और गाइस देखिए इसका आंसर, अब देखो आंसर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हें रट के चले जाओ, ये तो एक सैम्पल आंसर है, आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखिए क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो चलिए गाइस अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है भोली रियल नेम इज सुलेखा, वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग बट ओनली इन द लास्ट, बट द पैराग्राफ ऑफ स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन, वाई डू यू थिंक सी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी। मतलब कि बेसिकली ये पूछा है कि भोली का मतलब हम पता है कि शुरुआत में नाम दिया था कि उसका नाम सुलेखा है, देन पूरी स्टोरी हमें नाम देखा कि भोली, और एंड में फिर सुलेखा क्यों है। तो देखिए ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमने देखा कि कैसे जो पहले मतलब भोली को जो है ना जब वो 10 महीने की थी और उसका जो बेड से लड़ गई थी मतलब उसके बैकवर्ड माइंड वो हो गई थी, तो उसे सब भोली भोली कहने लगे। भोली मतलब हाँ आप जानते हैं इनोसेंट मतलब बिल्कुल सिंपलेटन कोई हो है ना, मतलब हम कहें थोड़ा बुद्धू सा इंसान भी उसे भोला कहा जाता है ऐसा, है ना। तो ऐसे कुछ भोली को कहा जाता है, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं कि उसे सुलेखा क्यों कहा जाता है, उसका रियल नेम सुलेखा ही है और स्टोरी में बाद में सुलेखा ये डिनोट करता है कि अब भोली जो है वो चेंज हो चुकी है, अब वो कॉन्फिडेंट गर्ल बन चुकी है, अब मतलब वो इतनी पढ़ी लिखी हो गई है कि अब वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। तो गाइस ये सब कुछ शो करता है कि अब भोली का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एक भोली से मतलब एक भोले इंसान से
एक हम कह सकते हैं एक इंटेलिजेंट, एक लिटरेट, एक मैच्योर इंसान में, है ना। तो ये जो एंड में सुलेखा दिया है ना, ये यही सब जो है हमें डिनोट करता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा है हाउ डज भोली बिकम हर टीचर मास्टरपीस। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और देखिए ये पांचों क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने मिल सकते हैं इस चैप्टर से, जब भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं कि जो भोली की टीचर है उसके लिए भोली जो एक मास्टरपीस कैसा है, तो हम जानते हैं कि उसके टीचर ने उसके लिए कितनी मेहनत करी। मतलब जो है उसकी टीचर ने जो चाहा भोली को मतलब बनाना, उन्होंने जब देखा कि भोली ने कैसे अपने लिए स्टैंड लिया, जब दिसंबर जो है वो मतलब वही सब जो उसके फादर से मांग रहा था 5,000 रुपये वगैरह, तो भोली ने कैसे जो है इतने करेजियसली उससे बात करी। और जो बाकी भी लोग जो उससे कह रहे थे कि हम तो सोचते थे कि मतलब ये उसकी जो आंट वगैरह कह रही थी कि हम सोचते थे ये बड़ी सीधी सी लड़की है, तो उन्हें कैसे जवाब दिया भोली ने। तो ये सब दिखाता है कि अब जो उसकी टीचर है ना, उन्होंने जो चाहा भोली को बनाना वो बिल्कुल वही बना। तो एक आर्टिस्ट का भी यही होता है कि जब वो अपनी कोई पेंटिंग बनाता है तो वो मतलब जब बिल्कुल एक परफेक्टली बनती है ना, तो वो उसका मास्टरपीस कहलाता है। तो वही उसकी टीचर के लिए भोली है। ठीक है, तो गाइस ये इसका आंसर था। और देखिए गाइस मैं आपसे फिर अगेन कहूंगा कि ये आंसर बस एक सैंपल आंसर है, आप अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करें। और आपने देखिए पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आप कोशिश करो कि ये पांचों क्वेश्चन जो है आप मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनका आंसर आप खुद लिखो। ठीक है, तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारे 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए गाइस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए हैं। तो यार इस चैप्टर ना बहुत ही अच्छा हो। देखो इससे हमें कुछ लर्निंग मिलती है, वो क्या क्या। तो देखो पहली सीख इससे हमें मिलती है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ गाइस देखो सोसाइटी में उन लोगों के साथ जो फिजिकली मेंटली वीक है उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि कैसे भोली को जो है नेग्लेक्ट किया जाता था, मतलब उसके इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी जो है उसे नेग्लेक्ट करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो दूसरी सीख हमें क्या मिलती है कि राइट टू एजुकेशन। हाँ गाइस देखो हर किसी को अधिकार है पढ़ने का। ठीक है, और देखो ये एक टैगलाइन भी है कि लड़का लड़के एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। ठीक है, और हाँ गाइस हर गर्ल को जो है वो फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की। देखो तभी एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है। ठीक है, और देखो भोली ने जब वो एजुकेशन ली तभी तो उसने अपने लिए स्टैंड लिया, तभी तो अपने लिए स्टैंड ले पाई। गाइस ये सब उसकी एजुकेशन की वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एजुकेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए हर गर्ल को फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की। ठीक है, और हमने देखा भी जैसे उसकी मदर कहती है कि भाई जो मतलब स्कूल जाएगी उसकी मतलब शादी नहीं हो पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है अबाउट डाउरी मैरी फॉर हार्मनी। हाँ गाइस बिल्कुल, अब देखो ये वाली बात हमें पता चलती है दिसंबर से। उसने मतलब कैसे जो है उनने मतलब मुंह फटे इंसान है एकदम, उनने जो है 5,000 रुपये मांग लिए। और मतलब जरा सा उन्होंने देखा कि भोली का जो मतलब देखने में सही नहीं है, बस थोड़ा सा उसके फादर से 5,000 रुपये मांग लिए और उसके फादर कितनी बेइज्जती की। तो गाइस ये ना डाउरी, देखो ये दहेज वाला जो एक क्रूर प्रथा है ना, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। तो गाइस इसे भी जो है हमें बिल्कुल खत्म करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ लर्निंग है गाइस जो हमें इस चैप्टर से मिलती है। तो गाइस चलिए ये थी इस चैप्टर में कुछ लर्निंग्स जो हमें सीखने मिलती है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। तो गाइस बस ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर भोली और उससे रिलेटेड सभी चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपने ओवरव्यू से लेकर लर्निंग तक पूरा वीडियो देखा होगा। तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, की पॉइंट्स देख लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो गाइस बचा क्या, तो गाइस बचा सिर्फ आपका एग्जाम में फुल स्कोर करना, जो कि आप करोगे मुझे पूरी उम्मीद है। और गाइस अगर इसके बावजूद भी अभी कोई डाउट है ना, तो उसे कमेंट में पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और गाइस बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको ऐसे सुपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और आपको अगर बाकी के चैप्टर्स देखने हैं ना, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसे देखो और गाइस अच्छे से पढ़ते रहो। सो गाइस एक्सप्लेनेशन सब लगा हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस आती रहें जो आपको और आपकी स्टडी को बेहतर बनाते रहें। सो गाइस चलिए मिलूंगा आपसे अगले सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे बैलेट स्टडी के साथ।